Hi everyone, welcome to An Academy. I am Paras Chatkara and we are excited to share with you that based upon your requests and feedback, we are starting a new live answer writing series for PSIR. बहुत लोगों की request थी कि please PSIR के लिए start करो. So here we are with this series. अब PSIR में सबसे important issue या सबसे बड़ा issue क्या आता है हमें? इतने बड़े notes हैं, उन notes को हमने पढ़ तो लिया, but वैसे practically 3 पेज में 2 पेज में 20 मार्कर 15 मार्कर कैसे लिखें? हाउ शुड वी लिंक द थ्योरीज? इंटरलिंकिंग कैसे करनी है 1A 1B में, 2A में 2B में, कैसे हमें थ्योरीज ऐड करनी है और कितने स्कॉलर्स डालने हैं? क्या स्कॉलर्स सब कुछ है? बिना स्कॉलर्स के अच्छा आंसर बन सकता है? या कितने लिमिट करने हैं हमें स्कॉलर्स? इसके अलावा हमें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना है या स्कॉलर पर? वहाँ पर एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए कि सी राजा मोहन ने क्या बोला. एग्जामिनर को चाहिए what you have understood based upon PSIR की थ्योरी. मीर शाइमर ने क्या बोला, केनिथ वॉल्ट्स की थ्योरी पढ़कर, रियलिज्म पढ़कर आपको क्या समझ में आया? वो सब चीज़ें आपके आंसर में दिखनी ज़रूरी हैं रादर दैन कि सी राजा मोहन ने क्या बोला. उसके बिना मार्क्स लाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखें, आंसर में एक फ्लो कैसे बना कर रखें और करंट इंटरलिंकिंग कैसे करें. फॉर ऑल दीज challenges that you face, we are bringing a new series on live answer writing and we hope that इस series से आपको बहुत help मिलेगी and you will be able to overcome your fear of PSIR answer writing and you will be able to write very good answers for PSIR. Alright, so let's start with it. तो इस सीरीज में हमारा पर्पस यही रहेगा कि कैसे जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंटेंट है उस कंटेंट को कैसे हमें अप्लाई करना है. ठीक है, कैसे 2 पेज में 3 पेज में प्रैक्टिकली एक आंसर अच्छा लिखकर दिखाना है. बिकॉज एवरीथिंग वी रीड कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड. तो कैसे हम अपनी प्रिपरेशन स्मार्टली करनी है, जो हमारा लिमिटेड कंटेंट है उसी को अच्छे से प्रेजेंट कर एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है. ठीक है, तो हम लोग 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. 10 मार्कर, एक 10 मार्कर होगा, एक 15 मार्कर होगा और एक 20 मार्कर होगा. ठीक है, अब तीनों को ही लिखने का ना थोड़ा सा अलग तरीका रहता है, 10, 15 और 20. तो वो मैं जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो प्रैक्टिकली आई विल शो यू कि क्या तरीका रहेगा. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट यू कैन डू इज, आप लोग अपने लेवल पर यू कैन पॉज द वीडियो, क्वेश्चन पढ़ते ही यू कैन स्ट्रक्चर इट ऑन योर ओन. उसके बाद लेट्स ब्रेनस्टॉर्म टुगेदर और फिर एक आंसर लिख कर देखते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, हर दूसरे तीसरे साल वो पूछ लेता है. एंड ऑफ आइडियोलॉजी. अब ये है हमारा 10 मार्कर. अब 10 मार्कर के क्वेश्चन से आपको ध्यान रखना है कि सीधा डायरेक्टली मुद्दे की बात करनी है. कोई बैकग्राउंड कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है. इतना अटेंशन स्पैन नहीं होता एग्जामिनर का कि वो 100 कॉपी चेक करते हुए पूरी तुम्हारी हिस्ट्री सुने पहले. ठीक है, तो डायरेक्टली एंड ऑफ आइडियोलॉजी पर आ जाओ स्टार्ट करते ही. तो अब क्या क्वेश्चन है ये? एंड ऑफ आइडियोलॉजी कमेंट. तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में हम बता देंगे और उसके साथ क्रिटिसिज्म भी बता देंगे. क्या उसका क्रिटिसिज्म था, कैसे वो इवॉल्व हुई और क्या उसके मेन कॉन्सेप्ट्स थे. इट इज़ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन. ठीक है, 10 मार्क में यूजुअली ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहते हैं. ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी थीसिस किसने दी थी? डैनियल बेल, एस.एम. लिपसेट. और कब आई थी? डिटैंट में. तो हमारा इंट्रोडक्शन वैसे ही हो जाएगा, दैट एंड ऑफ आइडियोलॉजी. अब इसको अंडरलाइन कर देना, जो क्वेश्चन का कीवर्ड है यू कैन आइदर अंडरलाइन इट और यू कैन बॉक्स इट, ताकि वो एग्जामिनर को क्लियरली दिखे. फिर इट वाज प्रपोज्ड बाय. अब इन दोनों का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है. इनके नाम लिखे बिना वहाँ एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, और इनके नाम को लिखकर भी अंडरलाइन करो. ठीक है, फिर कब आई थी? इट कोइंसाइडेड विद पीरियड ऑफ डिटैंट. डिटैंट कब हुआ था? जब रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन सी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर. ये बेसिक हमारा एक इंट्रोडक्शन बन गया. ठीक है, अब डायरेक्टली हम जंप कर उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो क्या कहती है थीसिस? अब देखो कैसे ऐसे पैराग्राफ स्विच कर दिखाना. एक ही पैराग्राफ में मत सब कुछ लिखते रहना.
So according to the thesis, we are living in an age, क्या बोलती थी वो, we are, जहाँ आइडियोलॉजिकल बैटल्स कैरी नो मोर सिग्निफिकेंस, यही बोला था उसने, तो लिख दो वी आर लिविंग इन द एज वेयर आइडियोलॉजिकल, अब इसको अंडरलाइन कर दो क्योंकि ये हमारा कीवर्ड है, तो ऐसे ही कीवर्ड्स अंडरलाइन कर सकते हो और ऐसे कोट ऑन कोट कर कर उसको लिख सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द थीसिस वी आर लिविंग द एज वेयर आइडियोलॉजिकल battles carry no significance। फिर अब उन्होंने कोई जो बढ़िया लाइन बोली है, जुमला बोला है, वो डाल कर आओ, स्पेसिफिकली पर्टिकुलर जो उसने बोला है। अकॉर्डिंग टू बेल ने क्या बोला था, पॉलिटिक्स इज एट द, उसको कोट ऑन कोट करके लिख दो, पॉलिटिक्स इज एट द बैक सीट and economy and front। The only question now is of development। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात क्या थी, मुद्दे की बात क्या थी, क्या बता रहा था कि वेस्टर्न लिबरल स्टेट, ये हमारा कीवर्ड है क्योंकि वो लिबरलिज्म के बारे में बोल रहा था कि जो लिबरल स्टेट्स हैं दे आर इगैलिटेरियन और वर्कर और कैपिटलिस्ट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिया है, तो वो हमारा कोर कीवर्ड है, वो आंसर में हमें दिखाना है, ठीक है। सो वी विल राइट दिस डाउन, दे बिलीव दैट वेस्टर्न लिबरल, अब इसको अंडरलाइन या बॉक्स करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना उसे। वेस्टर्न लिबरल स्टेट्स आर egalitarian and have resolved the conflict between worker and capitalists। ठीक है, इन दोनों को भी हमने अंडरलाइन कर कर दिखा दिया। ऑलराइट, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लिपसेट ने क्या बोला, सिंपल बोल दिया लिपसेट ने, देयर इज नो बेटर वे ऑफ लाइफ देन लिबरल डेमोक्रेसी। तो वो क्या दिखा रहे थे कि लिबरलिज्म की सुपीरियरिटी दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि आइडियोलॉजिकल बैटल्स खत्म हो चुकी है। तो लिख दो SM लिपसेट हेल्ड दैट, फिर से उसको अंडरलाइन करो या बॉक्स कर दो स्कॉलर के नाम को, देयर इज नो बेटर वे ऑफ लाइफ देन लिबरल डेमोक्रेसी, उसको अंडरलाइन करो या बॉक्स कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पेज। अब क्या बताएंगे, इसका क्रिटिसिज्म, क्योंकि 10 मार्कर का है और यूजुअली हमें क्रिटिसिज्म लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे पास इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा लिखने को है नहीं, क्योंकि जो मुद्दे की बात थी हमने वो ऑलरेडी कर समझा दी, कोर आइडिया समझा दिया, बट अब शीट भरनी भी तो ज़रूरी है ना। तो फिर हम क्या बोलेंगे, हाउएवर it came under criticism। अब क्रिटिसिज्म करते हुए पर्सपेक्टिव यूज कर लिया करो, इट केम अंडर क्रिटिसिज्म फ्रॉम, किसने किया, मार्क्सिस्ट ने, क्योंकि लिबरल का क्रिटिसिज्म कौन करेंगे, मार्क्सिस्ट, बॉक्स कर दो, केम अंडर क्रिटिसिज्म फ्रॉम मार्क्सिस्ट who saw it as a
क्या बोलते थे उसको वो? प्रोपेगेंडा। तो उनको क्या लगता था कि दिस इज नथिंग बट प्रोपेगेंडा टू मेंटेन स्टेटस क्वो। अंडरलाइन। ऑलराइट, उसके बाद किसने क्रिटिसिज्म कर कर दिखाया? मैकफर्सन और सी राइट मिल्स। मैकफर्सन और सी राइट मिल्स ने क्या दिखा दिया कि ये जो हमारी वेस्टर्न वेलफेयर स्टेट्स बनी हैं दे आर हार्डली इक्वालिटेरियन और कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो लिख देंगे दोनों स्कॉलर्स का नाम, मैकफर्सन एंड सी राइट मिल्स। अंडरलाइन कर लो या इसको बॉक्स कर दो। मैकफर्सन एंड सी राइट मिल्स have shown that Western societies are hardly egalitarian। वही जो उसने बोला था egalitarian है, उसने कहा कि कहाँ है, कोई egalitarian नहीं है सोसाइटी। and conflict has not been resolved। सिंपल। उसके अलावा किसने किया? कम्युनिटेरियंस। कौन सा था? एलिजाबेथ मैकिंटायर। कम्युनिटेरियंस क्या बोला था उसने? एंड ऑफ आइडियोलॉजी इज इटसेल्फ एन आइडियोलॉजी। सिंपल। कम्युनिटेरियंस लाइक, ये खाली मैकिंटायर लिख देना, held that end of ideology was itself an ideology। या इसको ऐसे लिख दो, एंड ऑफ आइडियोलॉजी वाज इटसेल्फ एन आइडियोलॉजी। उसके अलावा क्या था? उसके अलावा इशू था कि ये कल्चरल डेप्रीवेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो कैपिटल सिस्टम में थे वो भी इग्नोर किए थे। तो द थीसिस, अब इस बोले आंसर में हम क्रिटिसिज्म ज़्यादा इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर समझा दिए हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मेन आर्ग्यूमेंट्स एंड इसमें कुछ ज़्यादा लिखने का नहीं है, तो इसीलिए हमने इसमें क्रिटिसिज्म थोड़ा बढ़ा दिया। ऐसे ही वहाँ पर तुम्हें अपना दिमाग लगाकर देखना पड़ेगा क्योंकि सारी शीट भरनी ज़रूरी है। पूरी एंड टू एंड कोशिश करना कि शीट भर कर आओ। द थीसिस वाज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड बाय टिटमस। उसने क्या बोला था? फॉर overlooking the problem of cultural deprivation and social disorganization within the capital system। तो लिख दो सिंपल, एंड social disorganization। अब ये सब नोट से ही है, देखा कैसे सारा हमने नोट्स का कंटेंट यूज कर कर ही आंसर लिखा। अब क्या लिखेंगे? क्रिटिसिज्म तो बता दी हमने, इसके अलावा कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे इसका आइडिया फर्दर गया। तो वो क्या हो गया कि क्या इसका एवोल्यूशन हुआ, फिर कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में क्या उसकी कुछ रेलेवेंस है, तो वो सारी चीज़ें हम कंक्लूजन से पहले डाल सकते हैं, कंक्लूजन में उसको लिंक कर सकते हैं। किसने रिवाइव किया ये थीसिस? फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा ने क्या बोला? एंड ऑफ आइडियोलॉजी तो गया, अब आ गया है एंड ऑफ हिस्ट्री। तो लिख देंगे फ्रांसिस फुकुयामा revived the thesis in his work
एंड ऑफ हिस्ट्री। तो वो उसने क्या वही बोला, देयर इज नो बेटर वे ऑफ लाइफ देन लिबरलिज्म एंड was even more assertive। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सिंपल आंसर। इसमें हमारा आ गया इंट्रोडक्शन, क्रिटिसिज्म भी आ गया, सारे स्कॉलर्स भी आ गए, पर्सपेक्टिव भी आ गए। अब वहाँ पर अगर कभी स्कॉलर का नाम याद नहीं आ रहा ना, तो पर्सपेक्टिव लिखाओ, ठीक है, कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स क्या बोलते हैं, कम्युनिटेरियंस क्या बोलते हैं। अगर स्कॉलर का नाम याद नहीं है तो पर्सपेक्टिव याद रखना सीखो कि लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म कौन करेगा, लिबरलिज्म का क्रिटिसिज्म मार्क्सिज्म वाले करेंगे, मार्क्सिस्ट करेंगे, फिर कम्युनिटेरियन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्योंकि हमारा कोर कंटेंट हमने ऑलरेडी सब समझा दिया था और ज़्यादा कुछ था नहीं, इसीलिए हमने क्रिटिसिज्म थोड़ा बड़ा कर दिया। तो ये चीज़ तुम्हें वहाँ पर ध्यान में रखनी है अपनी। ठीक है, तो फिर से देख लो एक बार, ये हमारा आ गया इंट्रोडक्शन, जहाँ हमने डायरेक्टली बता दिया एंड ऑफ आइडियोलॉजी किसने प्रपोज की। अब उन दोनों का नाम लिखना, एस डैनियल बेल, एस एम लिस्टन, बहुत ज़रूरी था। ठीक है, फिर आइडियोलॉजिकल बैटल्स कैरी नो सिग्निफिकेंस, बेल की स्टेटमेंट लिख दी, पॉलिटिक्स एट द बैक सीट, इकोनॉमी एट द फ्रंट, ओनली क्वेश्चन इज डेवलपमेंट। They believe that Western liberal states are egalitarian and have resolved the conflict between capital and capital में। फिर लिपसेट ने बोला there is no better way of life than liberal democracy। सिंपल। तो कोर आर्ग्यूमेंट 10 मार्कर में तुम्हें सारे समझाने हैं डायरेक्टली, इधर उधर की बात मत करना, डायरेक्टली। जैसे अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो 1 मिनट में, वैसे ही तुम्हें वहाँ पर एक्सप्लेन कर कर बताना है। ठीक है, क्योंकि इतनी स्पेस ही नहीं है 10 मार्कर के लिए, और इसमें कुछ ज़्यादा लिखने के लिए है भी नहीं, तो ऐसे ही डायरेक्टली तुम्हें एक्सप्लेन कर कर बताना है। फिर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कम्युनिटेरियन क्रिटिसिज्म, और लास्ट में बोल दिया कि कैसे इट वाज रिवाइव्ड लेटर बाय फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सिंपल आंसर 10 मार्कर का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पॉज द वीडियो, क्वेश्चन पढ़ो और इसको स्ट्रक्चर कर कर देखो। क्या है क्वेश्चन, इंडिविजुअलिज्म। अब ये है PYQ, डायरेक्टली मैंने PYQ उठा लिया तुम्हारे लिए। ऐसे ही तुम्हें करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो सबसे पहले देखो कि उसके क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, फिर वापस से जाओ PYQs में और उनकी स्ट्रक्चरिंग करो, उनको लिखो, लिखकर देखो कि वेदर यू आर एबल टू राइट देम या नहीं। अगर कोई इशू लग रहा है नहीं लिख पा रहे तो वापस से अपने नोट्स में जाकर चेंजेस करो, ऐड ऑन करो। ठीक है, अब ये है हमारा 15 मार्कर, 10 मार्कर डिस्कस हो गया, अब ये है हमारा 15 मार्कर। इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स's एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी। कमेंट, ये पूछा है 2022 में, 2022 में, फॉर 15 मार्कर। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, पॉज करो और स्ट्रक्चर करो। अब सबसे पहले 15 और 20 मार्कर में उधर ध्यान रखना तुम्हें क्या करना है। जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, नॉट QCAB, जो अलग से क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो वहाँ पर 20-30 सेकेंड्स के लिए उसको ब्रेनस्टॉर्म करो, क्योंकि कुछ जो 20 मार्कर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो जो तुम्हें उस आंसर में आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं ना, ट्राई करो कि क्वेश्चन पेपर पर ही ब्रेनस्टॉर्म कर कर उन्हें लिख लो कि मैं इसमें ये चीज़ लिखूंगा। अब जैसे ये हॉब्स का है, तो हॉब्स का एब्सोल्यूटिस्ट वाला देखते ही मुझे याद आना चाहिए, क्या याद आना चाहिए, एक तो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा, रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव मेथड के बारे में मैं लिख कर आऊँगा। फिर ही इज इंडिविजुअलिस्ट नॉट ओनली नॉर्मेटिव बट ऑल्सो इन मेथडोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें। फिर एब्सोल्यूट स्टेट की बात क्यों करी उसने, राइट टू रेजिस्ट थी। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स एकदम से वहाँ पर तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आगे दिखाऊंगा कैसे 20 मार्कर में, वहीं पर क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन के ऊपर अंडरलाइन करो और वहाँ पर लिख लो कि ये आर्ग्यूमेंट लिखूंगा। तो उससे क्या होगा, जब तुम आंसर लिख रहे होगे तो तुम टिक कर सकते हो कि हाँ ये सारे आर्ग्यूमेंट्स आ गए, और एक अच्छा फ्लो बन जाएगा। तो ब्रेनस्टॉर्म कर कर लिखना, क्योंकि कई बार हम क्या कोर डिमांड मिस कर देते हैं। और पहले क्वेश्चन को एकदम से 1-2 बार रीड करो और समझो कि क्वेश्चन की एसेंस क्या है। अब इस क्वेश्चन की एसेंस क्या समझ में आई तुम्हें, इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स की एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब वही हो गया
कि वो एक एब्सोल्यूट स्टेट क्रिएट कर रहा है, बट अल्टीमेटली ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। ठीक है, जो उसने एब्सोल्यूट स्टेट बनाई उसका भी पर्पस क्या था? एब्सोल्यूट स्टेट बनाने का उसका पर्पस यही था, स्टेट को पावर दी टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स, क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर था उसमें मैन की लाइफ क्या थी? नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो अल्टीमेटली एब्सोल्यूटिज्म वाज जस्ट अ मीन्स फॉर हॉब्स टू अचीव द एंड, एंड द एंड वाज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स, टू प्रोटेक्ट द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ मैन। और उसने क्या बोला? इंडिविजुअलिज्म कोई सिन नहीं है, इट इज एज नेचुरल अ फैक्ट एज अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ उसने समझा दी थी। अब यही उसकी एसेंस है कि जो उसका एब्सोल्यूटिज्म है दैट इज़ नथिंग बट टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअलिज्म, एंड इंडिविजुअलिज्म कभी भी उसमें ख़त्म नहीं होगा हॉब्स में। अब इसको स्टार्ट कैसे करें? अब ये 15 मार्कर है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या बनेगी? इंट्रोडक्शन में सबसे पहले उसके बारे में बता दो, ठीक है, और उसके जो कोर कीवर्ड्स हैं, उसकी कुछ बुक्स के नाम हैं, वो तुम्हारे आंसर में दिखने चाहिए। अब अगर हॉब्स का आंसर लिख रहे हो तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लेविएथन के बिना वो आंसर बन ही नहीं सकता, और तुम बनाओगे लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे उसके बिना। तो वो एग्जामिनर को दिखा दो कि हाँ भाई मुझे पता है हॉब्स क्या है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? हॉब्स बॉक्स कर दो, हॉब्स बिलोंग टू द, ये हो गया हमारा कीवर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स बिलोंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, बता दिया पहले ही। फिर उसकी बुक का नाम क्या था? इन हिज लेवियाथन। अंडरलाइन करो, बॉक्स करो, कोट एंड कोट करो, कैसे भी लिखो। इन हिज लेवियाथन में क्या बना देता है वो? एन एब्सोल्यूट स्टेट emerges as the outcome of the contract. सिंपल, इतना ही तुमने लिख दिया तो उसे पता है कि तुम्हें हॉब्स के बारे में पता है। ठीक है, फिर उसका क्रिटिसिज्म क्या है मेन? किसने बोला है उसको? सेबाइन ने। सेबाइन ने क्या बोला है उसको? द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। अब वो ये क्वेश्चन का कीवर्ड देखो, एब्सोल्यूटिज्म और इंडिविजुअलिज्म, ये दोनों कीवर्ड तुम्हें आंसर में दिखाने हैं, तो इसको अंडरलाइन करो। इन हिज लेवियाथन एन एब्सोल्यूट स्टेट इमर्जेस एज द आउटकम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर हाउएवर स्कॉलर्स like Sabine calls him the greatest of all individualists। इसको अंडरलाइन कर दिखा दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। हमने बता दिया दैट ही बिलोंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन, लेवियाथन बुक का नाम लिख दिया, और स्कॉलर भी आ गया कि सेबाइन ने उसको बोला ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट। और ये जो दोनों कोर कीवर्ड हैं, इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म, वो भी आ गए। अब इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट, तो पहले एग्जामिनर को बताओ तो सही कि इंडिविजुअलिज्म होता क्या है, क्या होता है इंडिविजुअलिज्म? हाँ बताओ, इंडिविजुअलिज्म सेकेंड पैराग्राफ से आ जाओ। इज एन आइडियोलॉजी। अब देखो, जो क्वेश्चन के कोर कीवर्ड है ना, उसको चाहे 10 मार्कर हो, 15 हो या 20 हो, पहले पेज पर उसको एक ना एक बार एड्रेस कर दिखाना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि तुम उधर मुद्दे की बात कर रहे हो, इधर उधर हवा में आंसर नहीं लिख रहे। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि पहले पूरी कहानी बनाओ 20 मार्कर में 3 पेज की, फिर चौथे पेज पर जाके आंसर लिखो। उस आंसर लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ उससे मार्क्स कट होंगे। डायरेक्टली तुम फर्स्ट पेज पर एक ना एक बार कोर डिमांड को एड्रेस करो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वरना पढ़ते पढ़ते एग्जामिनर का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो तुम खुद देख लेना, एक आंसर ऐसा लिख कर देखो, एक आंसर वैसे लिख कर देखो, फिर खुद तुम्हें समझ में आएगा
कि एज एन एग्जामिनर तुम किस चीज़ को ज़्यादा रिवॉर्ड करोगे। ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म क्या है? इज एन आइडियोलॉजी। क्या बोलती है इंडिविजुअलिज्म? जो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देती है ओवर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। सिंपल। एन आइडियोलॉजी दैट गिव्स प्राइमेसी टू सेल्फ इंटरेस्ट over the society's interests. Simple. फिर हॉब्स में कहाँ आया, क्यों आया इंडिविजुअलिज्म? तो पर्टिकुलर अब सारे कीवर्ड बताने पड़ेंगे। क्यों, क्या था? लाइफ ऑफ मैन इन स्टेट ऑफ नेचर वाज नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, एंड हेंस ही क्रिएट्स एन एब्सोल्यूट स्टेट टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो individualism an ideology that gives primacy to self-interest over the society's interest. The Hobbes तो इंडिविजुअलिज्म कब दिखती है? जब वो दिखाता है कि स्टेट ऑफ नेचर में लाइफ ऑफ मैन नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट थी, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ मैन, बिकॉज उसने क्या बोला, सारे इंडिविजुअलिस्ट बाय नेचर हैं। या फिर लिख देंगे इंडिविजुअलिज्म human nature, the life of man। अब स्टेट ऑफ नेचर कीवर्ड आ गया। इन स्टेट ऑफ नेचर was nasty, poor, brutish, अंडरलाइन करो नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, क्योंकि ये हमारा कोर कीवर्ड है। इसको देखते ही उसे पता चल जाएगा कि तुम्हें हॉर्म्स आता है। तो ऐसे कोर आइडियाज, कोर कीवर्ड वहां लिखने हैं। ठीक है, नेचर, द लाइफ ऑफ मैन, स्टेट ऑफ नेचर, नास्टी, पुअर, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, hence he creates an absolute state। सिंपल, टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्ट करने के लिए उसने एब्सोल्यूट स्टेट बना दी। तो देखा, पहले हमारा आ गया इंट्रोडक्शन, हॉब्स के बारे में हमने बता दिया, बुक आ गई, फिर इंडिविजुअलिज्म कीवर्ड था, उसको एक्सप्लेन कर उसे फ्लो में लिंक कर दिया कि इसीलिए उसने एक बोला कि स्टेट ऑफ नेचर में नास्टी, पुअर, ब्रूटिश, शॉर्ट थी, इसीलिए हमें एक एब्सोल्यूट स्टेट की ज़रूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, कौन सा मेथड यूज़ किया था उसने, कैसे बताया कि सब यूटिलिटेरियन है। तो शुरू, अब ये 15 मार्कर है और बहुत ही स्टैटिक चीज़ है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बाने में यूजुअली ऐसे ही आते हैं। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर कॉन्सेप्ट को समझाओ थ्रू हिज रेजोल्यूटिव compositive method, he shows that man is utilitarian, underline कर दो, and individualist by nature। Hence क्या होगा, स्टेट ऑफ नेचर वॉज स्टेट ऑफ वॉर।
स्टेट ऑफ, अब वो देखो हम वही हर पैराग्राफ में वही चीज़ रीइटरेट कर रहे हैं कि क्यों उसने बनाया। एंड स्टेट ऑफ नेचर वॉज स्टेट ऑफ वॉर, तो कोई उसमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी स्टेट ऑफ वॉर के केस में, एंड हेंस उसको एक अथॉरिटी चाहिए होगी जिसे उसने बोला लेवियाथन स्टेट और एब्सोल्यूट पावर दे दी। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल he creates an absolute state। उसके बाद क्या है उसका इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल कोर डिमांड क्या है, क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है, इंडिविजुअलिज्म इज इनहेरेंट इन हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट आइडियोलॉजी। तो हम वही दोनों चीज़ों को लिंक कर कर बता रहे हैं। फिर इंडिविजुअलिज्म इज, और क्या बोला उसने, Hobbes is individualist in both methodological as well as normative sense। methodological ऐसे था क्योंकि उसने जो अपनी methodology बनाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वो किस बेसिस पर बनाई, इंडिविजुअल नेचर ऑफ मैन के। और नॉर्मेटिव सेंस, नॉर्मेटिव क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी। तो नॉर्मेटिव में उसने क्या बोला कि इंडिविजुअलिस्ट होना इज नॉट अ सिन। ठीक है, Hobbes is individualist in both methodological as well as, इसको कोट अनकोट कर देना या बॉक्स कर देना, the individualist in both methodological as well as normative sense। He held that self interest is not a self-interest is not a sin, it is as natural as earth revolving। अब ये सब कीवर्ड्स क्यों डालने ज़रूरी है, क्योंकि ये 15 मार्कर है और हर आंसर में तुम्हारे उससे कोर कीवर्ड्स आने चाहिए। नेस्टी, पुअर, ब्रूटिश, शॉर्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, ये सब चीज़ें हॉब्स के आंसर में दिखनी चाहिए। अराउंड सन। फिर अब 15 मार्कर का है और हमें स्पेस भरनी है, तो उसको और डिटेल में समझाओ। अगला आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, इन स्टेट ऑफ नेचर में मैन के पास लिबर्टी तो थी बट सिक्योरिटी नहीं थी। तो जब स्टेट इमर्ज हो गई तो उसने अपनी सारी राइट्स सैक्रिफाइस कर दी, किस चीज़ के लिए, जस्ट टू गेन सिक्योरिटी और सेल्फ प्रिजर्वेशन। इसीलिए एक एब्सोल्यूट स्टेट बनाई जो राइट प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, और उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उसने इवन दे दी राइट टू रेजिस्ट द स्टेट। ठीक है, तो लिखेंगे अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इन, अब ऐसे देखा पैराग्राफ से पैराग्राफ नीट रखना है अपना आंसर बिल्कुल। इन स्टेट ऑफ नेचर क्या था, इन स्टेट ऑफ नेचर में मैन हैड एब्सोल्यूट लिबर्टी underlined but no security। फिर जब स्टेट आ गई, when state emerges man sacrifices all his rights to गेन सिक्योरिटी या फिर सेल्फ प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब ये 15 मार्कर वहाँ तुम्हें 11 मिनट में लिख कर आना, याद रखना। यहाँ तो एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट वहाँ 11 मिनट में ही लिखना है। जो हर सेगमेंट आता है ना, चाहे पहला क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, उसमें होंगे 10 मार्कर के 5 क्वेश्चन। तो हर सेगमेंट को कोशिश करना 35 मिनट्स में कंप्लीट कर दो। फिर उसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन में क्या होगा,
पहला 20 मार्कर का, बाकी दो 15-15 मार्कर के, तो उसको भी 35-35 में ख़त्म करो। तो टोटल तुम्हें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन को 35 मिनट में कंप्लीट करना है हर सेगमेंट को। ठीक है, तो फिर क्या हो गया स्टेट ऑफ रोल? 10 रोल ऑफ स्टेट is to grant protection of life. ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अगला पार्ट क्या आएगा? He even allows man to, या फिर he even gives man the right to resist the state, the right to resist the state। किस केस में? अगर वो आर्बिट्रेरीली उसकी पावर्स ले लेती है। Takes the life arbitrarily। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? इसके बाद सीधा प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाएगा। Thus Hobbes emerges as the greatest of all individualists। वही इंडिविजुअलिज्म को हमने फोकस में करके बता दिया। Thus he emerges as the greatest of all individualists। फिर मैकफर्सन ने क्या बोला? मैकफर्सन के थ्रू ही लिख देंगे इसको। rightly held that absolutism is means to achieve the end of what? End of self preservation। ठीक है, ब्रैकेट में डालकर लिख दो चाहे इंडिविजुअलिस्ट या फिर इंडिविजुअलिज्म। Absolutism is the means to achieve the end of self-preservation। ठीक है, तो फिर इसीलिए ही अब क्या कर सकते हैं हम? अब इसको हम इंटरलिंकिंग करेंगे और करंट या कंटेम्पररी चीज़ से लिंक कर कर दिखाएंगे। क्या कैसे लिंक करेंगे हम? Thus individualism forms the foundation for absolutism। ठीक है, अब उसको लिंक कैसे करेंगे? लिंक कर सकते हैं हम कि मान लो जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अरब स्प्रिंग हुआ, ईरान में प्रोटेस्ट हुए, कभी भी जब भी स्टेट की अथॉरिटी या और इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात होती है, तब हमें वापस से हॉब्स की याद आ जाती है। तो ऐसा कर कर हम लिख देंगे कि his ideas continue to shape the debates that remain relevant whenever the debate on इंडिविजुअल के इंटरेस्ट या इंडिविजुअल की लाइफ लिबर्टी और स्टेट की अथॉरिटी की बात होती है। ठीक है, तो ये करंट लिंकेज आ जाएगा और हमने उसकी रेलेवेंस भी बता दी कि हिज आइडियाज विल ऑलवेज रिमेन रेलेवेंट। ठीक है, तो बता दो हॉब्स आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड, किसको इन्फ्लुएंस किया? पहले तो पॉलिटिकल थ्योरीज लाइक लिबरलिज्म, political ideologies like liberalism and
with protests like Arab Spring and with protests like Arab Spring continues to shape the debate between individual rights and states authority. ठीक है, तो ये देखो कितना बढ़िया बन गया हमारा कंक्लूजन। उसको हमने करंट से लिंक कर बता दिया कि Hobbes' ideas have influenced political ideologies like liberalism, and with protests like Arab Spring, it continues to shape and influence the debate between individual rights and states authority. इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देंगे, and whenever there are protests like Arab Spring, debate between individual rights and states authority. तो ये हमने उसको करंट से लिंक कर भी बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। फिर से देख लेते हैं एक बार कैसे हमने किया। पहले हमने बता दिया कि हॉब्स बिलोंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन का था, लेवियाथन की बात कर ली। फिर सेबाइन का नाम आ गया क्योंकि सेबाइन स्कॉलर है, तो उसको बॉक्स कर सकते हैं। ही कॉल्स हिम एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिज्म। फिर और कीवर्ड क्या था? इंडिविजुअलिज्म और एब्सोल्यूटिज्म। वो हमारे आंसर्स में दिखना चाहिए। ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म बता दिया कि इंडिविजुअलिज्म क्या है। इंडिविजुअलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। इसको भी बॉक्स कर दो क्योंकि ये कोर कीवर्ड है, कोर डिमांड है। इंडिविजुअलिज्म इज एन आइडियोलॉजी that gives primacy to self-interest over the society's interest। फिर बता दिया कि कैसे इंडिविजुअलिज्म उसमें इनहेरेंट है ह्यूमन नेचर में। लाइफ ऑफ मैन, स्टेट ऑफ नेचर, नास्टी पुअर, ब्रूटिश शॉर्ट थी, इसीलिए उसने एब्सोल्यूट स्टेट बना दी। अब क्योंकि ये 15 मार्कर था तो इसीलिए हमें इस सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाना था। फिर हमने रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव मेथड से बता दिया कैसे उसने दिखाया स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर है, मैन यूटिलिटेरियन है। फिर उसने क्या बोला? हॉब्स इज नॉट ओनली मेथडोलॉजिकल बट इन नॉर्मेटिव सेंस में भी इंडिविजुअलिस्ट है। तो क्या बोला? सेल्फ इंटरेस्ट इज नॉट अ सिन, इट इज एज नेचुरल एज अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। स्टेट ऑफ नेचर में मैन के पास एब्सोल्यूट लिबर्टी थी बट सिक्योरिटी नहीं थी, तो गेन सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए उसने स्टेट बना दी। और स्टेट का पर्पस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। फिर उसने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि ही इवन गिव्स मैन द राइट टू रेजिस्ट द स्टेट इन केस इट टेक्स द लाइफ आर्बिट्रेरली। 10 कंक्लूड प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ बता दिया ग्रेटेस्ट। और मैकफर्सन ने भी बोल दिया कि एब्सोल्यूटिज्म इज जस्ट अ मीन्स टू अचीव द एंड विच इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। 10 फाउंडेशन बनाता है। और फिर करंट लिंकेज रेलेवेंस बता दी कि थ्योरीज लाइक आइडियोलॉजीज लाइक लिबरलिज्म को इन्फ्लुएंस किया है। एंड व्हेनेवर देयर आर प्रोटेस्ट लाइक अरब स्प्रिंग इट कंटिन्यूज टू शेप या इन्फ्लुएंस द डिबेट बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड स्टेट्स अथॉरिटी। सिंपल, अच्छा एक आंसर, बढ़िया आंसर बन गया हमारा 15 मार्क के लिए। इसमें हमारा करंट लिंकेज आ गई, इंटरलिंकिंग हो गई, थ्योरी आ गई, मैकफर्सन स्कॉलर्स आ गए, करंट आ गया। ठीक है, सारे कीवर्ड्स के थ्रू हमने उसे समझा दिया। तो ऐसे हमारा आएगा 15 मार्कर। इसमें भी हमने पहले पेज पर ही उसको एड्रेस कर बता दिया था कोर डिमांड को। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कोर डिमांड हमेशा पहले पेज में ही एड्रेस करनी है, चाहे वो कितना भी मार्कर हो। अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन है हमारा 20 मार्कर। ठीक है, अब 20 मार्कर के लिए कितना? यूजुअली हमारा 20 मार्कर हो जाएगा लगभग 15 से 17 मिनट में। इतने में करने की कोशिश करना 20 मार्कर्स को।
ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, ये भी PYQ है ऑन पेपर टू में 2023 में UPSC ने ये पूछा था. यू कैन पॉज एंड यू कैन स्ट्रक्चर इट. क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. 2A का था, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, अब तुम्हें ऐसे आंसर लिखते हुए क्या ध्यान में रखना है, ऐसे आंसर लिखते हुए तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे पर्सपेक्टिव दिखाओ, एक आंसर में फ्लो बनाओ. अब खाली स्कॉलर इसने ये बोला, मार्क्सिस्ट ने ये बोला, लिबरल्स ने ये बोला, पोस्ट कॉलोनियल ने ये बोला, ऐसे नहीं लिख कर आना वहाँ आंसर. वहाँ आंसर में एक अच्छा फ्लो दिखना चाहिए, तभी वहाँ पर मार्क्स मिलेंगे. तुम पहले अपना कोर आर्ग्यूमेंट दो, फिर उसको पर्सपेक्टिव्स के थ्रू सब्सटैंशिएट कर सकते हो. ठीक है, अब ये मत लिख दो कि प्रोफेसर जगदीश भगवती ने ये बोला, रमेश ठाकुर ने ये बोला. उस आंसर में एक फ्लो भी तो होना चाहिए. तुम्हारे आइडियाज़ क्या हैं, तुम्हें क्या समझ में आई कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये तो तुम उनके आइडियाज़ लिख रहे हो. ठीक है, तो एग्जामिनर को दिखाना है कि हमारे आइडियाज़ भी हैं, हम अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, बट एट द सेम टाइम टू सब्सटैंशिएट इट विद थ्योरी हम वो चीज़ मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, तो एक लाइन में हम पहले अपना आइडिया भी लिखेंगे, अपना आर्गुमेंट भी लिखेंगे, फिर उन चीज़ को इनकी हेल्प से, पर्सपेक्टिव थ्योरी की हेल्प से, स्कॉलर्स की हेल्प से यूज़ कर कर बताएंगे. तो तुम्हारा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना. अब ये भी 20 मार्कर हैं, आप पॉज करके इसको स्ट्रक्चर कर कर सोचो. ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या होगा, एक तो हम पहले बता देंगे ग्लोबलाइजेशन है क्या, क्या हो सकती है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट. ठीक है, फिर लिबरल स्फीयर में क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स क्या बोलते हैं. अब सोचो, इसका आंसर हमें लिखना है 20 में, तो 20 में हमें ऐसी 4 शीट फिल करनी है. तो हम कैसे एक अच्छा फ्लो बनाएं. एक आइडिया हो सकता है कि हम इंट्रोडक्शन लिख दें. ठीक है, उसके बाद सीधी बात कर लें कि मार्क्सिस्ट ये बोलते हैं, लिबरल्स ने ये बोला है, डेवलपिंग कंट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पोस्ट कॉलोनियल ने ये बोला, फेमिनिस्ट ने ये बोला, ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं थ्रू पर्सपेक्टिव. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है कि हम सीधा लिख दें कि पॉलिटिकल स्फीयर में ये इम्पैक्ट, इकोनॉमिक में ये, सोशल में ये, फिर उसके अंदर हम जाकर एक्सप्लोर कर लें वाया डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. तो क्या लगता है तुम्हें, कौन सा पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छा रहेगा, कौन सा तरीका ज़्यादा, कौन सा मेथड अच्छा रहेगा ज़्यादा. ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा आंसर इसके लिए बनाने के लिए हम सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहेगा, उसमें ना हम हर डायमेंशन में, हर स्फीयर में मल्टीपल पर्सपेक्टिव फिर से यूज़ कर पाएंगे. वरना अगर हमने एक बार पहले मार्क्सिज्म लिख दिया, फिर हम फेमिनिज्म पे आ गए, तो फिर थोड़ी ना 4 पैराग्राफ के बाद फिर से मार्क्सिज्म लिखेंगे. ठीक है, तो जब हम सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक की बात करेंगे तो उसमें वी कैन डू दैट, वी कैन एनालाइज इट वेरी वेल फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव, और उसमें हम डायरेक्टली अपनी एनालिसिस भी कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ. पहले ये सोचो, सिंपल लैंग्वेज में अगर तुमसे कोई लेमन पूछ रहा है कि भाई ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, बता दे, तुम क्या बताओगे. इकोनॉमी में बताओ, 2 चीज़ हुई हैं. अब दोनों का पॉजिटिव भी हुआ है और नेगेटिव भी हुआ है. पॉजिटिव क्या हुआ है, इंटीग्रेशन वगैरह बढ़ गई, फिर कुछ कंट्रीज़ को फ़ायदा मिला, और सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है, इनइक्वालिटी बढ़ी. ठीक है, फिर ये हो गया हमारा इकोनॉमिक. सोशल स्फीयर में क्या हुआ है, सोशल स्फीयर में भी वही हुआ है, हेल्थ पैरामीटर्स में किसी चीज़ों में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, बट क्या हुआ है, राइज ऑफ अनसिविल सोसाइटी. ये किसने कीवर्ड दिया था, आगे हम देखेंगे, अनसिविल सोसाइटी. और क्या हुआ है, फेमिनिस्ट ने क्या बोला, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गई है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्फीयर में क्या हुआ है, पॉलिटिकल स्फीयर में इम्पैक्ट ऑन सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट. तो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, वो हमारा आ जाएगा पॉलिटिकल स्फीयर. तो उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे कि इन सारे चैलेंजेस को सॉल्व करने का क्या तरीका है. ठीक है, सिंपल. अब इसके साथ हम सारी थ्योरी डालेंगे, मार्क्सिज्म, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इमैनुअल वॉलरस्टीन, फिर फेमिनिस्ट ने क्या बोला, उसके अलावा प्रोफेसर रमेश ठाकुर, जगदीश भगवती, ये सारे तो आएंगे ही आएंगे इस आंसर में. उसके बिना द आंसर इज नॉट कंप्लीट. ऑलराइट, सो अब
इतनी सारी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, इतने सारे स्कॉलर्स पढ़े हैं, उसको कैसे प्रेजेंट करना है, दैट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। और ये चीज़ हमें वहाँ पर सीखनी है, वो प्रैक्टिस से ही आएगी तुम्हें। जितना ज़्यादा तुम स्ट्रक्चरिंग करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी अच्छा आंसर बना पाओगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस आंसर। क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कोर कीवर्ड क्या है हमारा? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसको कोर कीवर्ड को हम एक्सप्लेन कर कर बता देंगे। क्या है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन, कोर डिमांड, बॉक्स कर दो या अंडरलाइन कर दो, रेफर्स टू deepening, widening and speeding up of global interconnectedness। इसको कीवर्ड को अंडरलाइन कर देना। deepening, widening and speeding up of global interconnectedness driven by technology, trade and movement of ideas and people। सर कीवर्ड लेकर आओ, 20 मार्कर है, चाहे 20 मार्कर हो चाहे कोई भी हो, हमें कीवर्ड लेकर आना है। क्या कीवर्ड है? ग्लोबल विलेज, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। किसने दिया? मैक्लूहैन, केनिचियो हेम। तो लिखो, इट मीन्स वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज। अब ब्रैकेट में ही लिख दो, एज सेड बाय मैक्लूहैन लिखने की जरूरत नहीं है, स्कॉलर का नाम ब्रैकेट में लिख दो। अंडरलाइन एंड बॉर्डरलेस वर्ल्ड। किसने? ठीक है, अब जो हमारा प्रेजेंट मॉडल ऑफ ग्लोबलाइजेशन है वो कौन सा है? तो प्रेजेंट मॉडल किसके बेसिस पर है? इट इज़ बेस्ड अपॉन लियो लिबरलिज्म, मैकडोनलाइजेशन। और उसको क्रिटिसिज्म क्या किए हैं? क्रिटिसिज्म है उसका दैट इट इज़ नथिंग बट अ बज़वर्ड। किसने बोला है? हॉसन थॉमसन। और इसके अलावा इट इज़ नथिंग बट सॉल्व वैल्यू ऑफ कैपिटलिज्म। तो लिख दो, द प्रेजेंट मॉडल ऑफ globalization is based on neoliberalism। इस लाइन के बाहर कभी मत लिखना, इस चीज का ध्यान रखना। It is often criticized at buzzword for underline buzzword for old capitalist exploitation। ये किसने बोला? ब्रैकेट में उनका नाम लिख दो, हर्स्ट एंड थॉमसन। सॉफ्ट वैल्यू ऑफ कैपिटलिज्म। अब इसके बाद हम लिखेंगे कनेक्टिंग पैराग्राफ। क्या? कि कोर डिमांड है, कोर डिमांड बोला है फर्स्ट पेज पे ही, एक बार उसको एड्रेस कर कर बता दो। सिचुएशन इन सो वैल्यू ऑफ कैपिटलिज्म। तो क्या है इम्पैक्ट? द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यही पूछा ना, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अंडरलाइन कर दो या बॉक्स कर दो, क्योंकि ये कोर डिमांड है, क्वेश्चन का कीवर्ड है, ये दिखाना है। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज
has been complex and multifaceted. सिंपल लिखकर बता दिया, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज हैज बीन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद हम क्या बोला था? सबसे पहले हम बताएंगे कि इकोनॉमिक स्फीयर में क्या इम्पैक्ट है। तो क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमिक स्फीयर में? क्या हुआ है इकोनॉमिक स्फीयर में? इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हैं, थॉमस पिकेटी ने बोला है। सम कंट्रीज बेनिफिट हुई हैं, अदर्स हैव नॉट बेनिफिट। ठीक है, तो पहले हम एक पॉजिटिव बता देते हैं। इन इकोनॉमिक स्फीयर क्या हुआ है? इन इकोनॉमिक स्फीयर certain developing countries like India, China, and Asian tigers have benefited the most. अब ये कंट्रीज कौन सी हैं? कंट्रीज ऑफ थ्योरी ऐड करो, सेमी पेरिफेरीज। तो क्या गलती की? यहाँ पर थ्योरी नहीं लिखी, ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो इन इकोनॉमिक्स वे सर्टेन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड एशियन टाइगर्स, यहाँ लिखो ब्रैकेट में सेमी पेरिफेरीज। और ये मैंने भी मिस कर दिया, ऐसे वहाँ पे मिस नहीं करना। तो ब्रैकेट में ही थ्योरी हमने डालकर बता दी। In economics where certain developing countries like India, China and Asian tigers semi-peripheries have benefited the most। उसको समझ में आ जाएगा कि वर्ड सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? प्रोफेसर जगदीश भगवती ने इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या बताया? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस दी। उसने क्या बोला? इनइक्वालिटी डिमिनिश हुई है और ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ है। तो वो बता दो। देयर हैज बीन a reduction in inequality as कौन बोल रहे हैं? shown by प्रोफेसर shown by जगदीश भगवती। उसके बाद बुक का नाम ब्रैकेट में लिख दो, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब क्या नेगेटिव हुआ है उसका? देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एज शोन बाय प्रोफेसर जगदीश भगवती इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव क्या हुआ है? हाउएवर क्या हुआ है? वी कैन सी दैट there has been a phenomenal rise in inequalities। किसने बोला है? इन कौन सी कंट्रीज में? इन पेरिफेरीज। as shown by थॉमस पिकेटी। थॉमस पिकेटी की बुक क्या है? कैपिटल इन 21st सेंचुरी। ठीक है, तो और उसके अलावा क्या हुआ है? जो हमारी अफ्रीकन है LDC 48 है, उसमें एक्सेंचुएटेड पॉवर्टी, दे हैव फॉलन बिहाइंड। तो बता दो। देयर हैज बीन राइज इन इनइक्वालिटीज इन पेरिफेरी एज शोन बाय थॉमस पिकेटीज।
अब ले आओ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो ऐसे हमें थ्योरी लिंक करनी है। मैनुअल वॉलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज, देयर हैज बीन unequal exchanges and under development in countries like countries of Africa and LDCs। उसके बाद फेमिनिस्ट ने क्या बोला? इट हैज लेड टू फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। led to feminization poverty। ब्रैकेट में लिख दो किसने? वंदना शिवा। ठीक है, अब ऐसे वहाँ पर शीट बचानी है हमें, तो इसीलिए हमें अपने आइडियाज़ को थोड़ा लिमिट रखना पड़ेगा। हमें अब 50 थ्योरी पता है, 50 आर्ग्यूमेंट्स है, तो सब नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर का फ्लो बनाना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है बता दिया हमने, क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है? फिनोमिनल राइज एंड इनइक्वालिटीज इन पेरिफेरीज शोन बाय थॉमस पिकेटी कैपिटल 21st सेंचुरी में। फिर इमैनुअल वॉलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, unequal exchanges and under development in Africa. Further, it has led to feminization of poverty. तो ये बेसिक हमारा फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी आ गया, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी आ गया, और पॉजिटिव भी दिखा दिया हमने डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाला। ठीक है, अब 2 शीट कवर हो गई हमारी, इस चीज़ का ध्यान रखो। अभी हमारा आधा आंसर कंप्लीट हुआ है और ऑलमोस्ट 2 शीट्स तो पूरी कंप्लीट ही हो गई। फिर इसके बाद हम जाएंगे सोशल स्फीयर में। सोशली, अब अपना आर्गुमेंट भी लिखो, क्या हुआ है सोशली? सोशली द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर has led to improvement in literacy rates। और क्या हुआ है? रिडक्शन इन IMR। तो वही जो GS वाले पॉइंट्स है वैसे ही, बट इसके साथ लिख देंगे ब्रैकेट में डालकर, किसने? वही जगदीश भगवती के नाम से लिख देंगे। Spread of education and healthcare has led to improvement in literacy rate, reduction in IMR and life expectancy almost doubled। किसमें? डेवलपिंग कंट्रीज में। and life expectancy almost doubled in डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलपिंग कंट्रीज किधर किधर की हैं तो बता दो, उसको पूछ भी नहीं रहा फिर भी। कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड लैटिन अमेरिका। ठीक है, अब लिख दो ब्रैकेट में, स्कॉलर का नाम डालना ना, डाल दो इन लो, बट पहले अपना आर्गुमेंट देना ज़रूरी है। ठीक है, हाउएवर क्या हुआ है? इट हैज़ एक्सेसरबेटेड द सोशल इनइक्वालिटी। फिर अरुंधति रॉय ने क्या बोला था? इट इज़ नथिंग बट अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ कॉलोनियलिज्म, जिसने एनवायरनमेंट भी खराब कर दिया, चाइल्ड लेबर भी बढ़ा दिया। ये सब चीज़ें लिख दो। पर्सपेक्टिव ले आओ, फेमिनिस्ट स्कॉलर
like Arundhati Roy call it a mutant variety of colonialism that has spoiled environment. तो इको फेमिनिज्म वाला पार्ट भी आ गया. लिख दो ब्रैकेट में इको फेमिनिज्म. यही सब थ्योरी डाल के दिखानी है. वर्सेंड चाइल्ड लेबर. ठीक है. उसके बाद क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पर, किसने दिखाया है? रमेश ठाकुर ने. क्या? डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन में. तो लिख दो, अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय रमेश ठाकुर, डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, दैट इट हैज गिवन राइज टू ट्रांसनेशनल सोसाइटी, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनसिविल सोसाइटी. Similarly, it has, अब क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और हमें स्मार्टली लिखना है वहाँ पर, तो इसलिए लिख दिए इट हैज गिवन राइज टू अनसिविल. किसको राइज दिया उसने? अनसिविल सोसाइटी को. ब्रैकेट में लिख दो कौन बोल रहे हैं? रमेश ठाकुर. और उनकी बुक का नाम क्या है? बॉक्स कर दो, डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अंडरलाइंड. लाइक क्या? एग्जाम्पल, illegal exports, gun running, etc. in African countries. ठीक है. तो ये बन गया हमारा सोशल पर्सपेक्टिव. पहले हमने देख लिया इकोनॉमिक में, अब सोशली में क्या हुआ? लिटरेसी रेट्स और वो तो बढ़े, जगदीश भगवती ने बोल दिया. हाउएवर इट हैज एक्सैजरबेटेड इनइक्वालिटीज. अरुंधति रॉय को अंडरलाइन क्यों नहीं किया? कर दिखाओ. अरुंधति रॉय कॉल इट एज म्यूटेंट वैरायटी ऑफ कोलोनियलिज्म. सिमिलरली इट हैज गिवन राइज टू अनसिविल सोसाइटी. उसकी डार्क रमेश साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रमेश ठाकुर की बुक का नाम भी लिख दिया और उनका नाम भी लिख दिया. अनसिविल सोसाइटी कीवर्ड भी आ गया हमारा. ऑलराइट. एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाइक इलीगल एक्सपोर्ट्स, गन रनिंग एक्सेट्रा इन अफ्रीकन कंट्रीज. तो ये पर्टिकुलर हमारा एग्जाम्पल भी आ गया. अब पॉलिटिकली देखें तो क्या हुआ है? पॉलिटिकल स्फेयर में क्या हुआ है? पॉलिटिकली इट कैन एनहांस ग्लोबल कोऑपरेशन, जैसे WTO का बेनिफिट्स, रूल ऑर्डर, वो सब चीज़ों से. बट इट हैज़ इम्पैक्टेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सोवरेनिटी. ये किसने भी बोला है? सुजैन स्ट्रेंज ने बोला है. इट हैज शिफ्टेड पावर्स फ्रॉम नेशन स्टेट टू ग्लोबल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशनल्स. ठीक है. फिर रॉबर्ट कॉक्स ने क्या बोला है? इट हैज लेड टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट, दैट इज सरेंडर ऑफ स्टेट टू कैपिटलिज्म. सिंपल. अब स्पेस कम है इसीलिए हमें डायरेक्टली जंप करना है इस पे. पॉलिटिकली इट कैन एनहांस global cooperation by bringing, लिख दो ना ऐसे, bringing countries under the umbrella of institutions like WTO, IMF. But criticism क्या है? However, initiatives जैसे कि
structural adjustment program. Adjustment program erode the economic and political sovereignty. ये वर्ड आ गया ये, ठीक है. स्कॉलर्स लाइक, किसने बोला है? सुजैन स्ट्रेंज point out how the powers shifted from nation state to global markets. Undermining sovereignty. It also led to institutionalization of state. जगह ही नहीं बची अब लिखने के लिए, तो ऐसे करके ब्रैकेट में स्कॉलर का नाम रॉबर्ट कॉक्स, क्योंकि ये कीवर्ड है और स्कॉलर है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल स्फीयर कवर. पॉलिटिकली क्या हुआ है? इट हैज इरोडेड द सोवरेनिटी. स्कॉलर लाइक सुजैन स्ट्रेंज ने पॉइंट आउट किया है दैट shifted the powers from nation state to global markets. It has also led to institutionalization of state. ठीक है, अब सिमिलर आर्ग्यूमेंट कौन देगा? सिमिलर आर्ग्यूमेंट देंगे हमारे पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स. अब इसके बाद आएगी हमारी कंक्लूजन पे. 10 इसका इम्पैक्ट कैसा हुआ है? फिर से वापस उसी चीज़ पर आओ. 10 द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ बीन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड. Globalization, if governed properly, could be the most powerful tool to achieve social good. It is not just a solution. There has to be other things. It has ethical challenges हैं इसमें, जैसे मैंने ग्लोबलाइजेशन वाली वीडियो में दिया था ना एक वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन, तो वैसा ही हम यहाँ पर बनाकर लिख देंगे. Thus the present model of globalization poses ethical challenges. लिख दो. Thus the impact has been complex as shown by post-colonial scholars. ठीक है, उसके अलावा क्या है? It poses various ethical challenges and hence we need a human-centric model. Human-centric model of globalization based upon care, compassion and cooperation. ऐसा कर हम कंक्लूजन कर देंगे दैट ग्लोबलाइजेशन इफ गवर्न प्रॉपरली इज मोस्ट पावरफुल टूल टू अचीव सोशल गुड, या फिर हमें ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन की ज़रूरत है. तो इम्पैक्ट हैज़ बीन कॉम्प्लेक्स, ethical challenges, hence we need a human-centric model based on care, compassion and cooperation. तो ये बन गया हमारा 20 मार्कर का आंसर. देखा कैसे कितना बढ़िया फ्लो बनकर आया आंसर में. कंक्लूजन भी आ गई, हमने सारी थ्योरीज मेंशन कर दी, सारे हमारे आइडियाज़ आ गए इस आंसर में, स्कॉलर्स आ गए, पर्सपेक्टिव आ गए. ठीक है, तो देखो कैसे बना ये वाला आंसर. ऐसा आएगा तुम्हारा वहाँ पर 20 मार्कर पे. दिस इज़ हाउ अ 20 मार्कर शुड लुक लाइक.
क्योंकि वहाँ पर हम सारी थ्योरीज तो लिख नहीं सकते, हमने इतने थ्योरी पढ़ी, इतने स्कॉलर पढ़े, तो सब कुछ तो लिख नहीं सकते, बट हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पर लिख कर दिखानी है, उन इम्पॉर्टेंट थ्योरीज और स्कॉलर्स के नाम लिखने हैं, उन्हें मिस नहीं करना। एट द सेम टाइम हमें अपनी लैंग्वेज में भी चीज़ें समझानी है और एक अच्छा स्लो बना कर रखना है आंसर में। ठीक है, तो इंट्रो में हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन रेफर कर दिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, डिफाइन कर दिया। फिर हमारे कीवर्ड आ गए, कौन से, ग्लोबल विलेज, बॉर्डरलेस वर्ल्ड। ठीक है, अब उसके बाद बता दिया प्रेजेंट मॉडल को बजवर्ड है, नियोलिबरलिज्म पे बेस्ड है, और उसका जो इम्पैक्ट है, क्वेश्चन की कोर डिमांड क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो उसको हमें पहले पेज पर एड्रेस करना ही है कोर डिमांड को, चाहे 20 हो चाहे 15 मार्क करो। इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेटेड। इकोनॉमिक स्फेयर में देख लो क्या हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। डेवलपिंग कंट्रीज कुछ तो बेनिफिट ले गई, एशियन टाइगर्स दे आर सेमी पेरिफेरीज, थ्योरी ऐड कर दी ऐसे ब्रैकेट में डालकर, कीवर्ड डाल दिया करो, प्रिज्मेटिक सोसाइटी, सेमी पेरिफेरीज, ये थ्योरी स्प्रिंकल करनी सीखो। तो ये चीज़ तुम्हें सीखनी है कि कैसे थ्योरी स्प्रिंकल करनी है, कैसे इंटरलिंकिंग करनी है। फिर इनइक्वालिटीज़, जगदीश भगवती डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में उसने बताया कि क्या बेनिफिट हुआ है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस दिया था, बट पूरा हम लिख नहीं सकते क्योंकि लिमिटेड स्पेस है। However, we can see there has been phenomenal rise in peripheries as shown by Thomas Piketty or Immanuel Wallerstein world system theory. There has been unequal changes and underdevelopment in countries of Africa and LDCs. Further, it has led to feminization of poverty. ये बोला है, feminist angle आ गया हमारा पर्सपेक्टिव वंदना शिवा का। उसके बाद सोशल स्फेयर में spread of education led to improvement in literacy rates, reduction in IMR, and life expectancy almost doubled in developing countries of South Asia and Latin America. ये किसने, वही जगदीश भगवती का ही स्टडी के बेसिस पर है। However, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, इट हैज़ एग्जैसर्बेटेड क्वालिटीज, अरुंधति राय ने उसको बोला है म्यूटेंट वेराइटी, इट हैज़ स्पॉइल्ड इन्वायरमेंट, इकोफेमिनिज्म की थ्योरी, फर्स्ट एंड चाइल्ड लेबर, सिमिलरली इट हैज़ गिवन राइज टू अनसिविल सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था रमेश ठाकुर का डार्क साइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, एंड ऑर्गेनाइज क्राइम्स लाइक illegal exports, gun running in African countries। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल स्फेयर में क्या हुआ, ग्लोबल कॉपरेशन तो बना, WTO IMF बन गए, बट उसके साथ भी क्या इश्यूज चल रहे थे, दैट जो इनिशिएटिव्स हैं दे आर इम्पैक्टिंग द पॉलिटिकल सोवरेनिटी। फिर स्कॉलर्स आ गए, सुजन स्ट्रेंज, उसने क्या बोला कि नेशन स्टेट से पावर हटकर मार्केट के पास जा रही है, और इट हैज़ लेड टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्टेट। Thus the impact बता दिया कंक्लूजन में, इट हैज़ बीन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फेसेटेड। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर्स ने भी यही दिखाया, इट पोजेस वेरियस एथिकल चैलेंजेस, एंड हैंस हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल की, विच इज़ बेस्ड अपॉन केयर, कंपैशन एंड कॉपरेशन। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ आवर 20 मार्कर विल वर्क लाइक, दिस इज़ हाउ हमारा 20 मार्कर दिखेगा 4 पेजेस में, यूजिंग ऑल द थ्योरी, स्कॉलर, इंटरलिंकिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस, एक अपने एंड पर ये पढ़कर आना, मैकियावेली, फेमिनिज्म और रियलिज्म। ठीक है, इन तीनों को पढ़कर आना, इनमें से विल बी डिस्कसिंग 1 क्वेश्चन ईच, एंड प्लीज़ लेट मी नो कैसी लगी ये सीरीज़, इसमें हमें क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, व्हाट ऑल शुड वी ऐड इन दिस। ठीक है, ऑलराइट, सो वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज इस चैनल पर, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे नए वीडियोस आएंगे, दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन अवर न्यू चैनल अनअकैडमी ब्लूप्रिंट पर। सो यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल, एंड उसी पर यू कैन मेंशन इन योर कमेंट्स व्हाट एल्स डू यू वांट, क्या चेंजेस की ज़रूरत है, कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग ऑल द क्वेरीज एंड ऑल द डाउट्स पर्सनली। मैं सारी चीज़ें देखूंगा और रिप्लाई करूंगा। ठीक है, सो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर। आई होप यू लाइक इट, लेट मी नो इन द कमेंट्स what else we should do. Alright, so all the best, have a great day.